बैंकिंग सेक्टर पे निगाह डालते हैं, जहाँ पर कुछ नतीजे तो आने शुरू हो गए हैं। उसमें आपके पास कुछ मझोले स्तर के, छोटे स्तर के बैंक भी हैं और वहाँ पर हमने देखा है कि नतीजों के बाद बाज़ार की प्रतिक्रिया अच्छी रही है, सकारात्मक रही है। बैंकिंग सेक्टर की चाल और ये जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं, उन पर कैसे देख रहे हैं आप? क्या बाज़ार में नए हफ्ते में कुछ सकारात्मक होने की आशा आपको है इसके चलते? बैंक से रिजल्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक्सपेक्टेशन भी मेरे अच्छे ही थे और यहाँ से और अच्छे आगे वाले क्वार्टर में होंगे। एक ही रिस्क थोड़ा-सा ओपन होगा जो कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो एनपीए का ट्रेंड एक समय तक डाउनवर्ड चल रहा था, माइल्ड अपवर्ड चलेगा बिकॉज़ क्रेडिट एक्सपेंशन होता है, तो थोड़ा ज़्यादा तो प्रोविज़निंग भी होगी, थोड़े ज़्यादा एनपीएस भी रहेंगे। ये होगा, लेकिन इतना हमारा ओवरऑल एनपीए लेवल कंट्रोल्ड है ना, ये थोड़ा बहुत एक्सपैंड भी हुआ तो उससे बहुत ज़्यादा खास सिस्टम में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब बेनिफिट्स विल आउटवे द नेगेटिव्स ऑफ एनपीएस, इंक्रीमेंटल, माइल्ड, वेरी माइल्ड, सुपर माइल्ड इंक्रीमेंटल एनपीएस। जी। अभी अगले हफ्ते में ही शायद कुछ बड़े बैंकों के नतीजे आने शुरू हो जाएँगे। उनमें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, इन सब येस बैंक, ये सब शामिल हैं। किस तरह की आज उम्मीदें ही हैं आपकी? सरदार का आज ही है, एचडीएफसी बैंक, बैंकों का जी, सरदार आज ही है शायद, उसका रिजल्ट मुझे जहाँ तक लगा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है ना आज एचडीएफसी बैंक का जी। रिजल्ट है, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है, आज ही है। तो एक्सपेक्टेशन देखिए, वैसे भी इन्होंने इंडस्ट्री के आसपास के ग्रोथ रेट पहले ही बता दिए हैं, तो एक्सपेक्टेशन वही है जो बिल्ड है, और इतने बड़े हाथी जैसे बैंक के लिए इंडस्ट्री के साथ ग्रो कर पाना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं बोलूँगा। प्लस इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव बैंक, ना इन वो आपको माइक्रो फाइनेंस बहुत एक्सपोज़र मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स के रिज़ल्ट, खासकर प्राइवेट बैंक्स के, वो लंबी रेस का घोड़ा वाला हुआ ना, वैसा होगा। जी। तो यहाँ पर अगर एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखें, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ी से गिरा था। अगर नतीजे ठीक-ठाक आते हैं बाज़ार को खुश करने वाले, तो क्या ये जो गिरावट है वो थमेगी, मामला पलटेगा? ये एचडीएफसी बैंक का है। जी, एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे लेवल पे है, ये वो सब थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये जो गैप है 900 के पास का, दिस दिस लुक्स टू बी द बॉटम काइंड एज ऑफ नाउ। बाकी समय आने पे इवैल्यूएट करते हैं उसको रिजल्ट के बाद। ओके। यानी ये गैप नीचे की तरफ 900 के पास बना हुआ है। इससे ज़्यादा नीचे जाने का खतरा नहीं है। लेकिन एक गैप ऊपर भी बना है जिस पर मेरी नज़र पहले गई थी, जैसे आपने गैप कहा, और ये गैप बना हुआ है ऊपर 965 के आसपास का। तो क्या ये दोनों गैप जो हैं अभी एक तरह से रेंज बना रहे हैं एचडीएफसी बैंक के लिए? हाँ, 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 वो देखिए, अगर रिलायंस का पैटर्न और एचडीएफसी बैंक का पैटर्न ठीक से स्टडी किया जाए, तो ये ऐसे पैटर्न होते हैं कि एक बारी में ऑल टाइम हाई क्लियर नहीं होता है। वही है ना जिसको फॉल्स ब्रेकआउट या फेक आउट बोलते हैं। तो वैसा ही था, लेकिन फाइनली ये निकलना है, निकलेगा, और ये तय चीज़ है कि आपका एचडीएफसी बैंक का 1000 के ऊपर का रन बनेगा। अभी नहीं बनेगा। ये बहुत अच्छा हेल्दी करेक्शन है। पेशेंस रखने वाले लोगों को एक्यूमुलेट करना चाहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक है, कोई ऐसा स्टॉप लॉस वाला स्टॉक नहीं माना जाता है इसको, ना मैं मानता हूँ। जब तक बैंक का गवर्नेंस स्टैंडर्ड या क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं आए, आई थिंक ये एक बहुत ही सुंदर बैंक है आपके पोर्टफोलियो के लिए। जी। और साथ में आईसीआईसीआई बैंक में कहाँ नज़र रखेंगे? नतीजों में ख़ास कौन से पॉइंट्स रहेंगे जिस पर आप ध्यान देंगे, और चार्ट्स पे किन लेवल्स पे ख़ास नज़र रखेंगे? आईसीआईसीआई बैंक पूछा आपने? जी, जी। ठीक है। मेरा अभी आज के तारीख में ना मेरा बैरोमीटर बहुत क्लियर है बैंक्स के लिए, क्योंकि जब एक बार मुझे समझ में आ गया है कि क्रेडिट ग्रोथ आना तो तय चीज़ है। जब
जब बैंक के रेगुलेटर या हमारे देश की जो सरकार है, जब इनका ड्राइविंग फोर्स क्लियर है कि इकोनॉमी में क्रेडिट चाहिए, जब इनका ड्राइविंग फोर्स क्लियर है कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी चाहिए, फिर क्रेडिट ग्रोथ पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जब क्लियर है कि हमको नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ चाहिए, जब क्लियर है कि हमको थोड़ा माइल्ड इन्फ्लेशन चाहिए, जब क्लियर है कि हमको नॉमिनल जीडीपी 12% के आसपास चाहिए, यानी हमको क्रेडिट ग्रोथ 12 से 15% के रेंज में तो चाहिए, ये पक्की बात है। बीच में 18% भी जाएगी, जाएगी, सस्टेन होगी, नहीं होगी, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर वो बहुत ही इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट कर देगा, जब उसको कंट्रोल करना एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी भी तरह से बैंक्स में फोकस्ड इसी पे हो कि इंडस्ट्री के आसपास सबका ग्रोथ रहे, डी ग्रोथ तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और एनपीएस हल्का थ्रेड छूटे, मे बी 5 बिप्स, लेस देन 5 बिप्स ओके है, उससे ज़्यादा नहीं छूटना चाहिए, थोड़ा बहुत अलाउ अलाउ करना होगा हमको NPS। जी, बिल्कुल। अच्छा, साथ में फेडरल बैंक के जो नतीजे आए हैं, जो मैं ज़िक्र कर रहा था कि थोड़ा छोटे-मझोले बैंकों के रिज़ल्ट्स आने शुरू हैं और बाज़ार ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है उस पर। फेडरल बैंक के जो नतीजे सामने आए, उसके बाद सीधे शेयर जो है 9% ऊपर उछल गया। आपने क्या देखा इन नतीजों में? फेडरल बैंक का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया था, 1 मिनट में देख लो इसको। लेकिन फेडरल बैंक के वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो चुके हैं। हम्म, तो फेडरल बैंक का रिजल्ट वाज गुड। मुझे फेडरल बैंक के रिजल्ट में मुझे ठीक लगा था, और इसमें जंप भी आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। फेडरल बैंक प्राइस रिएक्शन भी बहुत अच्छा है। मुझे फेडरल बैंक के रिजल्ट्स में किसी तरह की कोई खराबी नहीं लगी है, बट फेडरल बैंक जो वैल्यूएशन अभी एंजॉय कर रहा है, ये बहुत स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन है। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स आपके प्राइस में है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट अच्छा है तो जीवन में आगे स्टॉक नहीं बढ़ेगा। सेम थियरी लगाइए, बिकॉज जब भी जो चीज़ चलती है, हमारी नज़र सिर्फ वहीं जाती है कि भाई ये हमारे पास होता तो। ये तो ऐसी बात है कि संसार की सारी सुंदर चीज़ें आप ही के पास हो जाएं, और बाकी जो आने वाले समय में सुंदर होंगी वो आप रखना नहीं चाहते, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी इसमें बहुत अच्छा है, बट वैल्यूएशंस बहुत ही इसके स्ट्रेच्ड हो रहे हैं रिलेटिव टर्म्स में, व्हिच आई थिंक इज अ काइंड ऑफ डेटरेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। इससे बेटर वैल्यूएशन वाली चीज़ें मिल जाएगी। साथ में बैंकिंग में जब हम रिज़ल्ट्स देख रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी नतीजे सामने आए हैं और वहाँ पर मुनाफ़े में 32% की बढ़त देखने को मिली है तीसरी तिमाही में। 1263 करोड़ रुपए का मुनाफ़ा इसका हो गया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों में आपकी टिप्पणी क्या रहेगी और आगे इसकी चाल कैसी रहेगी? नहीं, इसको मैं बहुत क्लोज़ली ट्रैक नहीं कर रहा हूँ राजीव, अभी तक तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ जी। इनके एनपीएस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा थे। हाँ, अभी ठीक है, इनका भी एनपीएस का ट्रेंड तो काफ़ी कंट्रोल हो गया है, क्योंकि प्रोविज़निंग इन्होंने बहुत बढ़ाई है। ठीक है, तो अ, ठीक है, मतलब इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट है सेंट्रल बैंक में, बट मेरा इसमें उतना ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है नंबर्स में, सेंट्रल बैंक में। प्लस मैं उसको उतना क्लोज़ली इसीलिए अभी मेरे ट्रैकर में है भी नहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी। आपके ट्रैकर में नहीं है, आप इसको बहुत उत्साह के साथ नहीं देख रहे हैं और बाज़ार भी कुछ वैसा ही कर रहा है क्योंकि नतीजों के बाद भी और मुनाफ़ा 32% बढ़ने के बाद भी देखिए, ऐसा लगता है कि नतीजों के शुरुआती आंकड़े देखने के बाद एक ऊपर की ओर उछाल आई, लेकिन वो सारी की सारी बिकवाली की भेंट चढ़ गई। हाँ, ये तो कैंडल ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का बन गया है। उनका निफ्टी फ्राइडे ऐसे ही ऐसा ही बना। नहीं, उतनी क्वालिटी तो नहीं है, ध्यान नहीं रखिए। देखिए ऐसा होता है ना कि क्रेडिट एक्सपैंड जब होता है और बैलेंस शीट की क्वालिटी अच्छी रहती है, तो एनबीएफसीज़ में पैसा ज़्यादा बनता है, बिकॉज़ क्रेडिट एक्सपेंशन वहाँ होता है। इसमें कहने को तो हम कह सकते हैं कि फिर माइक्रो फाइनेंस वाले जो इंस्टीट्यूशन है उसमें और ज़्यादा क्रेडिट एक्सपेंशन होना चाहिए।
प्लस उनका मार्जिन भी बहुत हाई रहता है, 18%, 20% ऐसे करके लेंडिंग करते हैं, ज़्यादा करते हैं। बट किसी भी समय मेरी आदत हो चुकी है कि मैं बहुत ज़्यादा जहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, चीज़ दिखती है, मैं उस जगह जाना नहीं चाहता। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो बात अलग है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी में वो चीज़ें नहीं आएँगी। बट अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो टैक्टिकल बेट्स लिए जा सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए 5 टू 7 मैक्सिमम शुरू के बैंक हैं, उसमें ही एडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट करेंगे तो काम बन जाएगा।